बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3, जिसमें हमारा टॉपिक है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसमें हमने सॉल्व किया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आप लोग उस लेक्चर को देख चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले आप काइंडली उस लेक्चर को आईसीबी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप उसको देख लें और उसके बाद फिर इस इन्वर्स प्रोपोर्शन के लेक्चर को देखें। इन्वर्स प्रोपोर्शन आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का उलट है। जैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन की मैं डेफिनेशन से आपको समझाता हूँ। इसमें कहता है कि इन्वर्स प्रोपोर्शन इज़ द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ सच दैट व्हेन वन क्वांटिटी इज़ इंक्रीज, अगर कहता है कि कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो द अदर क्वांटिटी इज़ डिक्रीज, मीन्स कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। और दूसरे वर्ड्स में कहता है कि जैसे यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंक्रीज़ करेगी। इन द सेम रेशो ये उसी सेम रेशो के हिसाब से डिक्रीज़ करेगी। मतलब जितने टाइम एक इंक्रीज़ कर रही है तो उतना ही टाइम दूसरी क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, या जितने टाइम एक डिक्रीज़ कर रही है उसी रेशो के साथ दूसरी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है जी। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। जबकि हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये किया था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो उसी सेम रेशो के साथ दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर एक डिक्रीज़ कर रही है तो उसी सेम रेशो के साथ दूसरी भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन उसका उलट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसको सॉल्व करने का या शो करने का तरीका ये है कि इफ़ ए बी सी डी, अगर आपके पास चार क्वांटिटीज़ हैं इन द सेम प्रोपोर्शन में इक्विवेलेंस होनी चाहिए ना, तो तभी जाके तो टू लेफ़्ट पे टू राइट्स पे होंगी तभी जाके इसको सॉल्व। तो हम इसको ए रेशो बी प्रोपोर्शन या इक्वल भी कहते हैं डी रेशो सी। तो आप इसको रेशो को ए ओवर बी लिख सकते हैं और जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल का साइन आ जाएगा, और इसको डी ओवर सी, और आप इसको क्रॉस में लिखते हैं ए सी और ए बी डी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको अगर आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम इसको कैसे शो करेंगे कि इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, देन वी कैन राइट एज y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x के 1/x हो। इन्वर्स है ना, इसलिए 1/x हो जाएगा। और जब आप इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो k/x हम कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू x एंड y। जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको x इंटू एक्स वाई में लिखेंगे, या इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, जो आपको आसान लगता है उसमें। इसको जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो व्हेन हम 1/x की फॉर्म में, क्योंकि एक्सरसाइज हम लास्ट कर चुके हैं जिसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने किया था y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो उसमें हमने लिखा था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू kx, इस तरह शो किया था। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 1/x है इसलिए k/x हो जाएगा, या k इंटू 1/x लिखेंगे, एक ही बात है। तो हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो k हो जाएगा एक्स वाई, इसलिए कि x यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं और फिर उसके बाद इसके और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल कहता है कि ये मैंने आपकी एक्सरसाइज से लिया। कहता है कि 8 men कैन बिल्ड अ ब्रिज इन 12 days। 8 बंदे जो हैं वो एक ब्रिज बना रहे हैं जो 12 दिन में कंप्लीट करते हैं उसको। फाइंड द टाइम टेकन फॉर 6 men टू बिल्ड द सेम ब्रिज। कहता है कि अगर वही काम अगर आपके पास 6 बंदे कर रहे हों तो वो कितना टाइम लेंगे। अगर 8 बंदे काम कर रहे थे तो उनका टारगेट था कि उन्होंने 12 डेज़ में कंप्लीट करना था, लेकिन अगर बंदे कम हो रहे हैं, अब 6 बंदे कर दिए, 2 कहीं चले गए या बीमार हो गए हैं, तो बताएं कि वो 6 बंदे जो हैं वो कितने टाइम में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले आप इसकी क्वांटिटीज़ जो दी हुई हैं, पहले आप गिवन कंडीशंस तो लिखें। गिवन क्या आपके पास, गिवन हमारे पास ये है कि पहले मेन थे 8
और डेज़ हमारे थे 12। अब मैन हो गए 6 और टाइम हमने फाइंड करना है, टाइम मींस डेज़ हमने फाइंड करने है कि कितना टाइम लेंगे उसमें, कितने दिनों में उसको कंप्लीट। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो गिवन कंडीशन है, मतलब इसमें या तो मैन पूछे जाएंगे या डेज़ पूछे जाएंगे, तो आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है उसको आपने पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे उसने डेज़ पूछे हैं कि कितने टाइम लगेगा, तो डे लगेगा, तो डे को हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पे लिख दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में मैन ही बचती है तो वो हमने दूसरी साइड पे लिख दी रेशो के साथ। अब हमने ये करना है कि पहले हमने जो पहली कंडीशन गिवन है हम वो लिखेंगे, जैसे 12 डेज़ थे और 8 मैन थे, ठीक हो गया, वो हमने पहले मेंशन कर दिया यहाँ पे। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि डेज़ हमें अब नहीं पता कितने हैं, तो हमने उनको लेट कर लिया कि वो x डेज़ हैं कुछ, ठीक है, वो हमने लिख दिया। अननोन है हमारे पास, और मैन हमारे पास उस वक्त कितने होंगे जी, 6 बंदे काम कर रहे हो। अब आपने ये मैंने एरो कुछ मेंशन किए हैं, वो आप यही समझना है हमने कि इसको कैसे शो करना है। अब देखें, जब मेरे पास 12 दिन थे तो बंदे 8 काम कर रहे थे, ठीक हो गया जी। तो आपने ये करना है सबसे पहले कि आपने जो जिसमें अननोन कंडीशन है उसका एरो आपने हमेशा डाउन से आपकी तरफ रखना है। डाउन से क्या करना है, आपकी तरफ रखना है। पहला एरो हमेशा ऐसे ही रखना है आपने, इसमें आपने कुछ एरो को चेंज नहीं करना। आप दूसरे एरो पे आएंगे तो वो हमने कैसे किया है। अब जब बंदे हमारे पास थे 8 और 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, अब बंदे हो गए कम, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जब हमारे पास मैन पावर कम हो गई है तो इसका मतलब है डेज़ क्या होंगे, डेफिनेटली ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब ये है कि वो अगर बंदे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है डेज ज़्यादा हो जाएंगे। एक चीज़ नीचे आ रही है और दूसरी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मतलब एक कम एक ज़्यादा हो जाए, या एक ज़्यादा हो रही हो और दूसरी कम हो रही हो, तो वहाँ पे आपने एरो को चेंज कर देना है। इसी तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर आप करना चाहें तो आप क्या करेंगे कि अगर एक के अकॉर्डिंग दूसरी भी, मतलब एक बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही हो, या एक कम हो रही हो दूसरी भी कम हो रही हो, तो फिर आपने एरो सेम रखना है। लेकिन अगर इन्वर्स हो कि एक बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, या एक कम हो रही हो दूसरी बढ़ रही हो, तो तब आपने क्या करना है, एरो चेंज करना है, क्योंकि पहले का एरो यही होगा। तो अगर सेम जा रही हैं तो आप इसको भी आप ही रखेंगे। अगर उलट हो रही है, एक कम या एक ज़्यादा हो रही है, तो आप उसमें क्या करेंगे, एरो डाउन कर देंगे उसका। तो यहाँ पे क्योंकि मैन कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है डेज ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एरो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको लिखेंगे x, मतलब जिधर से एरो जा रहा है वहाँ से वैल्यू को आपने क्या करना है, डिवाइड में लिखना है। x/12 इक्वल टू, आप क्या करेंगे, अब अप से डाउन आ रहा है इसलिए 8/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे जिस तरह a और c को किया इसी तरह b और d को करेंगे। सेम यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा, x और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 8 और 12 मल्टीप्लाई होंगे, इक्वल आ जाएगा 6x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 16। इसका मतलब है कि जब आपके पास 8 बंदे थे तो वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो जब आपके पास 6 बंदे हैं तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 16 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। जब आदमी कम हो रहे हैं तो डेज़ क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं। ये आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है जी। इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड, कि हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब हम क्वेश्चंस पे एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये कहता है कि इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। आप ये बुक अपने पास रखेंगे और वहाँ से क्वेश्चंस रीड करेंगे खुद से, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम होता है और इसलिए हमारे पास ये क्वेश्चंस लिखने का टाइम नहीं होता कि हम ड्यूरिंग वीडियो हम क्वेश्चंस भी लिखें। तो आप ये करेंगे कि बुक से देखेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज़ 3 व्हेन x इक्वल टू 4। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना होता है, k फाइंड करना होता है। तो हमारे पास है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, देन y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू k/x,
हम इसको लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू एक्स एंड एक्स टू वाई, मतलब हम इसको 1 कह देते हैं और इसको हम 2 कह देते हैं, क्योंकि उसने पहले में पूछा हुआ है कि कंडीशन ये कहता है कि एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। अब इसका फर्स्ट पार्ट उसने ये मतलब जो वो कह रहा है कि आप ये करें कि आपके पास y इज़ इक्वल टू 3 एंड x इज़ इक्वल टू 4 है, तो पहले हम k फाइंड करेंगे, तो k आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई या 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो k मेरे पास आ जाएगा 12 के इक्वल, ठीक है जी। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें कहता है कि द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज़ इक्वल टू 8 के, हमने फाइंड करना है y, हमने फाइंड करना है, इसका सेकंड पार्ट है, जबकि आपके पास x किसके इक्वल है 8 के, तो आप क्या करेंगे 1 में पुट कर लें, ज़्यादा आसान है क्योंकि 1 से आपके पास 1 में आ जाएगा y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स, y में हमने फाइंड करना है k मेरे पास 12 के इक्वल है और x मेरे पास 8 के इक्वल है, तो 4 2s आर और 4 3s आर, तो y मेरे पास आ जाएगा 3 ओवर 2 के, ठीक है जी। इसी तरह कहता है कि आपके पास एक और पार्ट कहता है थर्ड पार्ट, जिसमें वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ x व्हेन y, x हमने फाइंड करना है जबकि y की वैल्यू मेरे पास क्या है 48, ठीक है जी। अब अगेन 1 को लेंगे, y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो हमने फाइंड करना है उसको सेपरेट कर लें, जैसे मैंने x फाइंड करना है, y की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको क्रॉस ले सकता हूँ k ओवर y के, हमने x और y को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है जी, इसलिए कि ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये यहाँ से x की जगह चला जाएगा और x किसकी जगह आ जाएगा y के, तो k मेरे पास है 12 के और y मेरे पास है 48 के, 12 1s आर और आई थिंक 12 24 4s आर आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन हैं कुछ हमारे पास जो हम सॉल्व करेंगे। इसी तरह हमारे पास है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी तरह के, जैसे आपके पास है एक और क्वेश्चन है, गिवन दैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, सेम वही है, y क्वेश्चन है मेरे पास y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x, तो y मेरे पास आ जाएगा k ओवर x, इसको 1 कहेंगे और k यहाँ हो जाएगा x इंटू वाई, इसको 2 कहेंगे। अब उसने कंडीशन दी हुई है कि y इज़ इक्वल टू 16 एंड x इज़ इक्वल टू 3 के, y 16 एंड x इज़ इक्वल टू 3, तो हम ये करेंगे कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 2 इम्प्लाइज k इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48, क्लियर, ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई 48 की, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जब 48 आ गया, अब वो कहता है कि आपने फाइंड करना है y को फाइंड करना है जबकि आपके पास x की वैल्यू 24 है, x की वैल्यू क्या है 24, तो हम 1 पे जाएंगे, यहाँ से 2 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं 1 को भी, लेकिन आप k के लिए आप 2 को ले लें और 1 के लिए आप जब आप बाकी जब सॉल्व करना शुरू करें तो आप क्या करें 1 को ही यूज़ करें, तो y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स, देन y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू मेरे पास है 48, x की वैल्यू मेरे पास 24, 1 एंड 2, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है, क्लियर है जी। इसी तरह आपके पास है और भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, बिल्कुल सेम आसान से क्वेश्चन हैं यहाँ पे जब आप इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक और क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट में किया था उसी तरह का हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कहता है कि इफ़ 12 वर्कर्स कैन पेंट अ बिल्डिंग इन 20 डेज, कहता है कि 12 वर्कर्स जो हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 12 वर्कर्स जो हैं हमारे पास 12 हैं,
और वो पेंट करते हैं एक बिल्डिंग को, डेज़ उनके लगते हैं 20। ठीक है जी। इसी तरह वो कहता है कि आप बताएं कि हाउ मैनी वर्कर्स हमें नहीं पता कितने हैं, हमने ये फाइंड करना है। अगर वुड इट टेक टू कंप्लीट इन 15 डेज़, कि वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चंस किया था, उसमें डेज़ हमने फाइंड किए थे, वर्कर्स या मैन हमारे पास थे वहाँ पे। ठीक है, सेम वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, वर्कर्स रेशो थे। क्योंकि हमारे पास वर्कर अननाउन्स है इसलिए वर्कर्स को हम पहले ले रहे हैं। 12 वर्कर्स 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो एक्स वर्कर 15 डेज़, कितने वर्कर्स 15 डेज़ में काम। अब मैन सेम वही आपको जैसे मैंने बताया था, एरो डाउन टू अप। ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना है कि अगर 12 वर्कर 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो 15 वर्कर्स कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। अब वर्कर्स क्योंकि कम हो रहे हैं, सॉरी डेज़ क्योंकि कम हो रहे हैं, तो जब डेज़ कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमें वर्कर्स बढ़ाना पड़ेंगे तभी जाके उसमें कंप्लीट होगा। तो ये वेरी कर रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, इसमें एरो आप चेंज कर देंगे इसका, क्योंकि अप था तो चेंज का मतलब ये हो गया कि डाउन हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसको लिखेंगे x/12, जिसे एरो जा रहा है वैसे ही आप इसको लिखेंगे 20/15। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15x इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 20, सॉरी ठीक है 20 मल्टीप्लाई बाई 12। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 12/15। हमने इसको ऐसे ही लिखा था कि इसको कैंसिलेशन कर दें। ये 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12। तो x इज़ इक्वल टू 16 मीन्स के वर्कर्स जो हैं वो कितने होंगे, x इज़ इक्वल टू 16 मीन्स के आपके पास 12 बंदे 20 दिन में एक बिल्डिंग को पेंट कर सकते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि हमें क्या होगा कि इसको 15 दिन में कंप्लीट कराना है आपने। ठीक है जी, वो वर्कर्स का कहा गया कि आप क्या करें, इसको 15 दिन में कंप्लीट करें। तो हमने ये किया कि वर्कर्स हमने मतलब डेज़ हमने कम कर दिए, 15 डेज़ किया तो डेफिनेटली वर्कर्स उनको बढ़ाना पड़ गए क्योंकि उन्होंने 15 दिन में उसको कंप्लीट करना था। तो फिर ये किया कि आपके पास जब 15 दिन हुए तो वर्कर्स बढ़ाना पड़े। तो कितने वर्कर्स लिए उसके लिए जी, 16। अब आप देख सकते हैं कि जब आपके पास इन्वर्स प्रोपोर्शन यही होता है कि जब आप एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी, ये इस तरह का एक और पार्ट भी है कि अब वो कहता है कि अगर आपके पास इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया है कि आपके पास अगर वर्कर्स आपके पास 12 हैं और डेज़ आपके पास है 20 हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको हाउ मैनी वर्कर्स मीन्स कि आपको वर्कर्स कितने चाहिए होंगे अगर आपके पास डेज़ क्या हो रहे हों, आपके पास डेज़ कितने हो रहे हों जी, 48। ठीक है जी, आपके पास डेज़ कितने, 48 हैं। अब आपने क्या किया, डेज़ बढ़ा दिए, कम नहीं किए बल्कि क्या कर दिए, बढ़ा दिए आपने डेज़। अब आपके पास डेज़ बढ़ गए तो आप क्या करेंगे कि सेम वही हम इसी तरह वर्कर्स रेशो डेज़। अब देखें वर्कर्स आपके पास 12 थे और डेज़ आपके पास 20। वर्कर्स हमने फाइंड करना है और डेज़ कितने हो गए, 48। ठीक है जी, सेम वही एरो। अब आपके पास डेज़ ज़्यादा हो गए तो वर्कर्स क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। तो ये एरो आपके पास आ जाएगा। आप इसको लिखेंगे x/12 इज़ इक्वल टू 20/48।
ये आ जाएगा आपके पास 48x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है जी। जब आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा तो फिर हम ये करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ से आगे। ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर 48। 12 1s are 12 and 12 4s are 48। 4 1s are 4, 4 5s are, तो x आ जाएगा मेरे पास, x किसके इक्वल है, वर्कर्स के, तो वर्कर मेरे पास कितने आ जाएंगे जी, 5। ठीक है जी। जब डेज हमने बढ़ाए तो वर्कर्स क्या हो गया आपके पास है, वर्कर्स भी आपके पास है कम हो गए। ठीक है जी। इस तरह के आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बाकी आप उसको ट्राई करें। ठीक है जी। वो ये कहता है कि आपके पास 3 आइडेंटिकल pumps can fill a tank in 40 minutes. What is the time taken to fill tank if there are 2 pumps? ठीक है जी। आपके पास अगर 3 पंप्स हैं जो आप फिल करते हैं एक टैंक को 40 मिनट में, तो आप बताएं कि अगर आपके पास पंप कम हो जाएं तो आपके पास टाइम कितना लगेगा उसको। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। जैसे ये कहता है कि आपके पास, मैं यहाँ पे कंडीशंस बना देता हूँ इसका, पंप्स हैं मेरे पास 3, जबकि एक टैंक को फिल करते हैं टाइम लेते हैं वो 40 मिनट्स का। ठीक है जी। आप बताएं कि अगर पंप्स आपके पास 2 हो जाएं तो टाइम कितना लगेगा इसको कंप्लीट करने में। ठीक है जी। ये आपके लिए होमवर्क है। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो उसके बाद इसको सेम ऐसे ही इसी तरह जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो किए जिसमें वर्कर्स और डेज के हैं, उसी को देखते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है कि ये आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारे पास टॉपिक था इन्वर्स प्रोपोर्शन का, जिसमें हमने इसकी डेफिनेशंस की, फिर उसी से रिलेटेड आपको कुछ एग्जांपल दे के समझाया, फिर और उसके बाद 4.3 जो एक्सरसाइज थी उसको हमने इसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस लेके उनको सॉल्व किया, और एक आपके लिए एग्जांपल क्वेश्चन छोड़ा जो आप जब इस लेक्चर कंप्लीट देख लें इसको तो फिर उसके एंड पे इसको सॉल्व करें। थैंक यू।